Okay, students, so let's begin with the chapter. In the first video, we talked about some history with respect to the metallurgy and all, particularly with respect to India. अब बात करते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, कहाँ कहाँ कैसे मौजूद हैं। अर्थ से शुरू करेंगे। बहुत सारे, अब देखो अर्थ क्रस्ट में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें से 70 to 75% जो होते हैं, इसमें तो 70% ही लिखा हुआ है, बट गोज़ अप टू 75%। जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं दे आर मेटल्स। 70% आर मेटल्स। नॉन मेटल्स बहुत कम है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स मोस्टली क्या है, एटमॉस्फेरिक हैं। जैसे कि आप जानते हो ऑक्सीजन इज़ मोस्टली इन वेयर, एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78% वहीं पे मौजूद है। सल्फ़र के भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। कार्बन, सल्फ़र, ये सब जो धरती के अंदर मौजूद हैं दे आर समवॉट प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, लेकिन कार्बन फ्री फॉर्म में भी मौजूद होता है। तो अर्थ के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, अर्थ के क्रस्ट में, एंड 70 to 75% क्या है, मेटल्स हैं। अब कौन सा मेटल है, जो ध्यान रखना है, एलिमेंट जब बोलूँ तो एलिमेंट मेटल बोलते, एवरीथिंग इज़ एलिमेंट। जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो, अब उसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ सेमी मेटल्स हैं। तो ये बोर्ड पे आप ध्यान देना। व्हेन आई एम सेइंग 70% जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं धरती के अंदर, उसमें 70% मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल। सबसे ज़्यादा कोई मेटल जो धरती के अंदर मौजूद है दैट इज़ एल्यूमिनियम, बट दैट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के हिसाब से वो तीसरा सबसे ज़्यादा है, लेकिन मेटल के हिसाब से वो सबसे बड़ा है, अर्थ के अंदर मौजूद है। एंड दूसरा जो है वो आयरन है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम जो है दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत सारे रॉक्स में मौजूद होता है, कुछ इग्नियस मिनरल्स में भी मौजूद होता है, जैसे कि माइका में, क्लेज में, जेम स्टोन्स जो अंगूठी के अंदर लोग पहनते हैं, उसमें भी मेजरली जो होता है एल्यूमिनियम कंपाउंड ही होता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे रूबी, सफ़ायर, ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, बट दे आर मोस्टली मेड ऑफ एल्यूमिनियम और इट्स कंपाउंड्स। सेकेंड मैंने बताया कौन सा, आयरन मौजूद होता है। आयरन भी बहुत ही अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, हम नाम बताएंगे उसका। ठीक है, अब देखो बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं नेटिव स्टेट में, मतलब फ्री स्टेट में मौजूद है, कंबाइंड स्टेट में मौजूद नहीं होता, और कुछ कंबाइंड स्टेट में मौजूद होता है। जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल्स, हैलोजेंस, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सिंगल स्टैंड अलोन अपने फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये अपना सल्फाइड, ऑक्साइड, हैलाइड्स, कार्बोनेट्स, ये सब चीज़ें बना के रखते हैं वो। ठीक है, और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हाइड्रोजन इज़ वन नॉन मेटल जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद होता है, वाटर के फॉर्म में अंदर मौजूद है। ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं, मतलब वो अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज जो आप बोलते हो, आर्गन वगैरह, फिर प्लैटिनम, ये सब क्या है, नेटिव स्टेट में मौजूद होते हैं। तो एलिमेंट्स अर्थ के अंदर या एटमॉस्फेयर कहीं पे भी दो स्टेट में मौजूद होते हैं। नेटिव स्टेट मतलब ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद होते हैं, किसी से कंबाइंड नहीं होते हैं। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है, सिल्वर है तो सिल्वर है, गोल्ड है तो गोल्ड है, किसी से कंबाइंड नहीं है। एंड द सेकेंड फेज इज कंबाइंड स्टेट। बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब, ब्रोमीन, ये सब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब ये सब जो कंबाइंड स्टेट में अर्थ के अंदर मिलते हैं और जिनको हम लोग ये क्या करते हैं, माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स आर व्हाट, नेचुरली सब अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड अर्थ क्रस्ट विच आर टेकन आउट थ्रू माइनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, नेचुरली मौजूद है धरती के क्रस्ट में, जिसको हम माइनिंग प्रोसेस से बाहर निकालते हैं, उन्हें ही बोला जाता है मिनरल्स। ठीक है, अब सपोज को मिनरल्स निकाल लिया, वो अलग अलग एलिमेंट और उसके कंपाउंड से बना हुआ है, लेकिन क्या हर एक मिनरल से एलिमेंट निकाल सकते हैं? नहीं, परसेंटेज डिफर कर सकता है। मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आपने निकाला, दो चीज़ें, ए मिनरल मिला, बी मिनरल मिला। ए वाले मिनरल में एल्यूमिनियम 5% है और बी वाले मिनरल में एल्यूमिनियम से 70% है, तो किससे निकालना आसान रहेगा, अच्छा रहेगा, आसान भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा? 70% वाले से, 5% वाले से निकाल के क्या करेंगे, कितना आयरन मिला है मुझे या एल्यूमिनियम, कुछ भी। तो ऑफकोर्स हर एक मिनरल जो है वो ये
एडवांटेजनस नहीं होता है कि उससे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो एक ऐसा मिनरल जिसमें मेटल जो एक्सट्रैक्ट करना है उसका अमाउंट अच्छा है, गुड है, और उससे इजीली तरीके से निकाला जा सकता है, इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है, मतलब कम पैसे को खर्च करके निकाला जा सकता है, दैट मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन हाई अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट, इकोनॉमिकली एंड सेफली। ठीक है, मतलब कन्वीनियंटली, आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब कि हर एक मिनरल जो है ओर नहीं हो सकता है, सॉरी, हाँ वही चीज़, हर एक मिनरल जो है ओर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक ओर क्या है? मिनरल है। ये क्वेश्चन भी आता है आपको, ट्रू फॉल्स वगैरह इस सब पूछते हैं। एवरी मिनरल इज ए ओर, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, हर एक मिनरल ओर की तरह काम नहीं, मतलब हर एक मिनरल से एलिमेंट हम निकाल नहीं सकते हैं, बट एवरी ओर इज एन मिनरल। ठीक है, जैसे मैंने बताया ए और बी का, ए और बी दोनों मिनरल हैं, लेकिन हम एल्यूमिनियम निकालने के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं? बी को यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो ओर की तरह हमारा काम करेगा, बट ओर इज़ अ मिनरल। So every mineral is an ore is a false statement, but every ore is an mineral. तो minerals क्या होते हैं? Naturally occurring substances present inside the earth crust, obtained through mining, that is called minerals. And the ores are those minerals from which metals can be extracted economically and conveniently. They are called, what are called? They are ores. अब एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। नाम दे के पूछा जाता है कौन क्या है, किस एलिमेंट के लिए कौन सा और मिनरल यूज़ करते हैं हम। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मेजर फॉर्म में जो मौजूद होते हैं धरती के अंदर वो दिया गया है, 3-4 फॉर्म मेजरली होते हैं, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के वो दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना। ये कुछ तरीका मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखो कहीं पे भी किसी भी ये पायराइट वर्ड यूज़ हो या ग्लांस वर्ड यूज़ हो तो वहाँ पे समझना कि वो सल्फाइड ओर की बात कर रहा है। ठीक है, मोस्टली। और कहीं पे भी ITE टाइप की चीज़ें यूज़ है तो वहाँ पे कार्बन या ऑक्साइड, मतलब कार्बोनेट या ऑक्साइड तरीके का चीज़ है, और हैलाइड तो आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो कुछ इसमें लिस्ट वगैरह दी गई हैं, जैसे कि आयरन का देखोगे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, Fe2O3 इज़ हेमेटाइट, Fe3O4 इज़ मैग्नेटाइट। आपको पता ही है मैग्नेटाइट हमने फिजिक्स में पढ़ा है, दैट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स ऑल्सो। ठीक है, अनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ हेमेटाइट इज कॉल्ड लिमोनाइट, क्रोमाइट भी है। देन एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट होता है, Al2O3 2S2O, कोरंडम Al2O3, मतलब उसका नॉन हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म। Al2O3 इज़ व्हाट? कोरंडम। लेकिन Al2O3 को जब वाटर के साथ मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड बॉक्साइट। पायरोलिसाइट इज ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, जिंकाइट इज ZnO, क्यूप्राइट इज Cu2O। ठीक है, उसी तरीके से कार्बोनेट्स वगैरह हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट बोलते हैं, मैग्नेसाइट इज MgCO3, डोलोमाइट इज CaCO3, मैलाकाइट इज CuCO3, कैलामाइन इज ZnCO3। कैलामाइन आप जानते हो, उसका पेस्ट फॉर्म में यूज किया जाता है स्किन वगैरह पे भी लगाने के लिए, क्योंकि स्किन के ग्रोथ के लिए जिंक वगैरह अच्छा होता है। देन सल्फाइड ओर्स, जैसे मैंने बताया था, पायराइट्स, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, ये क्यूप्रिक पायराइट है, कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिनेबार HgS, जिंक ब्लेंड, गैलिना, PbS। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और हैलाइड्स वगैरह तो है ही। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कौन किसके एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर यू। नाम दे के पूछा जाता है, नेम सम मेटल्स एंड इट्स ओर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले, सबसे पहले तो आप मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? ऑल द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो सारे स्टेप्स, मतलब ज़मीन से निकालने के बाद प्योर मेटल लाने तक में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे दैट फॉर्म्स मेटलर्जी। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उससे आइसोलेट करना, जितने भी चीज़ें आप पढ़ोगे वगैरह। अब क्या होता है, जब आप निकालते हो एक तो प्योर मेटल के अलावा उसमें क्या, हम बात ही कर रहे हैं, प्योर मेटल निकालना पड़ता है, मतलब क्या उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ ओर्स के अंदर मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, GANGUE और मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब
जो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन होता है उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब जो आपने ओर निकाला उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ बाहर निकले और वो उसमें मेटल्स का अमाउंट ज़्यादा रहे। दूसरा आइसोलेशन, अब उससे मेटल को आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। और तीसरा प्योरीफिकेशन, फिर उसको प्योर फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बस एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया जा रहा है। टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, पायरोमेटलर्जी, पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। तो ये कॉपर जिंक वगैरह के लिए हाई टेम्परेचर वाले यूज़ किए जाते हैं, पायरोमेटलर्जी। देन कम्स बाइड्रोमेटलर्जी, बाइड्रोमेटलर्जी, बाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें मेटल्स जो होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन से, मिनरल्स या ओर्स के एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकाले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, मतलब मोल्टन फॉर्म में सॉल्ट से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल। तो 3 तरीके के मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, पायरोमेटलर्जिकल मतलब एक्सट्रैक्शन एट हाई टेम्परेचर, बाइड्रोमेटलर्जिकल मतलब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मतलब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मोल्टन या डिजॉल्व्ड स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। सो दैट इज मेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। स्टेप्स वगैरह, अब ये जो भी हमने ऊपर बोला उसको एक हमने क्या बोला, कौन से 3 स्टेप थे, पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, देन आइसोलेशन, देन प्यूरिफिकेशन। तो वही चीज़ दिया गया है यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। पहला देखो पाउडर डोट, जो आप बोले ये थोड़ा सा ये किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की जाती है इनिशियली। तो अलग अलग तरीके हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग की जाती है, ठीक है, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड, हम पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग्स फॉर कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। रिमूव किया जाता है किस चीज़ को, गैंग इम्प्योरिटीज़ को हटाने का काम किया जा रहा है। फिर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को किस में करोगे, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगी जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, उन सब के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, लेड सल्फाइड एंड जिंक, जनरली सल्फाइड्स के लिए ही किया जाता है। एंड देन लीचिंग, लीचिंग मतलब उसके ऊपर पानी वगैरह या कुछ केमिकल वगैरह अब ऐसे ही डाला जाता है तो कुछ चीज़ें बह के ख़त्म हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग वर्ड कहाँ से आता है, जैसे कि पानी, ये धरती है राइट, उस पर सॉयल है, तो पानी वगैरह फ्लड वगैरह आता है तो क्या होता है, सॉयल्स लीच, मतलब सॉयल्स पानी के साथ बह के चले जाते हैं, दैट इज़ लीचिंग प्रोसेस। तो इस जितने भी सिल्वर, गोल्ड, ये इनर्ट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ये नेटिव फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में नहीं रहते हैं, इनके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो अपना अलग फालतू का पड़ा होता है, कंबाइंड नहीं होता है। तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें केमिकल वगैरह डालोगे या पानी भी डालोगे तो बह के लीच हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पाउडर करने का काम किया जाता है, रिमूवल ऑफ गैंग मतलब इम्प्योरिटीज़ को हटाने का। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें से 2 प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेट किया जाता है ओर्स को। कैल्सिनेशन आप पढ़ चुके हैं फॉर कार्बोनेट सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मतलब सल्फाइड से ऑक्साइड फॉर्म में बनाया जाता है ओर्स को ताकि इजीली निकाला जा सके मेटल्स को। देन इसमें रिडक्शन प्रोसेस भी यूज किया जाता है, जो हाई एक्टिव मेटल्स होते हैं लो एक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करके उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एनीवेज भी नो दे आर हाई एक्टिव मेटल्स। स्मेल्टिंग प्रोसेस भी मैं बताऊंगा क्या होता है, तो उससे और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तीसरा फिर क्रूड मेटल, मतलब मेटल को आइसोलेट किया जाएगा अलग अलग प्रोसेस से, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग, और देन प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन के लिए जनरल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही यूज किया जाता है किसी भी मेटल के। तो विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। तो आपने देखा ही कि सबसे पहले तो क्रश करने का, बिग लम्प्स मतलब बड़े मास जो टुकड़े होते हैं उसको छोटे छोटे पीस में ग्राइंड किया जाता है क्रशर्स के हेल्प से, ठीक है। तो बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे फाइन पाउडर के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पल्वेराइजेशन, मतलब कि जैसे सपोज करो आपने एक मिट्टी लिया, एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, जैसे ईंट ले लो, बड़ा सा टुकड़ा है, अब उसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे के बिल्कुल ये कर दो, पाउडर फॉर्म में बना दो। तो जब बिग चंक को, बिग मास को किसी भी चीज़ के एकदम ग्राइंड करके, मतलब क्रश करके
छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पल्वराइजेशन। क्या कहते हैं? पल्वराइजेशन। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, ये सब हाइड्रोलिक प्रोसेस वगैरह किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि अनवांटेड मटेरियल्स मतलब जो गैंग है उसको वहाँ से हटा देना है हमें, ताकि अब उसके अंदर जो एक्चुअल मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। इसको बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स या ओर ड्रेसिंग या ओर बेनिफैक्शन, बेनिफिट किया जा रहा है उसे। ठीक है, तो चलो कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम ये हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन और नेविगेशन। सिंपली कुछ वाटर या केमिकल को यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन द गैंग मतलब इम्प्योरिटीज़ एंड द ओर, उसके अंदर जो एक्चुअल मेटल्स वगैरह जो है। तो करते क्या है, ओर के ऊपर आप पानी वगैरह बहा दो। ठीक है, तो जितने भी लाइटर एलिमेंट्स, इम्प्योरिटीज़ एलिमेंट्स मत बोलो, इम्प्योरिटीज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, बह के बाहर निकल जाएंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन। बस सिंपल सा ही प्रोसेस है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी या क्या बोलते हैं उसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दूसरा वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, ये काम करता है। पानी वगैरह में क्या है, उससे जो अट्रैक्ट होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, इम्प्योरिटीज़ वगैरह, वो बह जाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड सोर्स के लिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड सोर्स, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये। सो दैट इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन। सिंपली ओर रखा हुआ है, उसके ऊपर वाटर आप फैला दो, वाटर के साथ लाइटर एलिमेंट्स वॉश हो जाएंगे, एलिमेंट्स नहीं यार, इम्प्योरिटीज़ वॉश हो जाएंगे। क्यों? जो डेंसिटी वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा वो पार्टिकल्स बह जाएंगे, और जो हेवी पार्टिकल्स होगा वो नीचे रह जाएगा, तो ओर्स उससे सेपरेट हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाते हैं। दूसरा एक प्रोसेस होता है, आई थिंक इसमें वो चीज़ नहीं दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी है। ठीक है, नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। हम आएंगे इस पर, फोर्थ फ्लोटेशन पे फिर से आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये क्या हो जाता है, इज द ड्यू टू डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, अब कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगे क्या, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, और ओर्स होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, या उल्टा हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्या होगा, मैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, उसके ऊपर मतलब सपोज़ करो एक रोलिंग चीज़ें हैं, जैसे आप कभी आटे चक्की में जाते हो, क्या होता है, फीते से बंधा होता है, दो चक्का घूमते रहते हैं, तो उसी तरीके का एक एकदम मैग्नेटिक रोलर होगा, घूमता रहेगा वो चक्के की तरह, और उसके फीता को समझ लो, उसके ऊपर आप डाल रहे हो क्या, ओर्स को डाल रहे हो। तो चूंकि उस करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब जितना भी उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, चाहे एलिमेंट या इम्प्योरिटी, वो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक रोलर से अटैच्ड रह जाएगा, उसके साथ वो घूम करेगा, और जो क्या होगा नॉन मैग्नेटिक होगा वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन ओर्स के लिए क्या करते हैं, निकल वाले ओर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ कुछ कैपर्स के लिए भी, कॉपर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, दे रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेल्ट ऑफ द रोलर। ठीक है, एंड उसके नज़दीक में जाके गिरेंगे बिल्कुल, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो दूर फेंके चले जाएंगे। इस तरीके से वो काम करता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दिया हुआ है मैग्नेटाइट वगैरह। मैग्नेटिक वगैरह क्या होती है, जैसे Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, क्रोमाइट FeCr2O4, क्योंकि हमें पता है ये आयरन, निकल, कॉपर, क्रोमियम, इन सब के अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। फिर जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की बात की, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन भी होता है, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स के हिसाब से होगा। तो ये जनरली लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जितने सल्फाइड ओर्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, होता क्या है, जब आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये जो जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड होते हैं, ये तुरंत चार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये चार्ज्ड हो जाने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाए, मतलब जो चार्ज्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होगा, और जो नहीं होगा वो दूर चला जाएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में देखा। ठीक है, तो
लेड सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड, ये जो दोनों होते हैं उसी तरीके से सेपरेट किया जाता है। जिंक सल्फाइड जो होता है नॉन चार्ज होता है, पुअर कंडक्टर होता है, और लेड सल्फाइड जो होता है गुड कंडक्टर होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो लेड सल्फाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा और जिंक सल्फाइड बाहर निकल जाएगा इम्प्योरिटी की तरह, ठीक है। देन केमिकल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड लीचिंग मेथड, मैंने बताया था अभी थोड़े देर पहले, ठीक है। इसमें ऐसे ओर को यूज़ किया जाता है जो किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। लीचिंग मैंने आपसे बात किया था क्या होता है, एक तरीके से बह के अलग अलग हो जाना। तो मतलब क्या हो, किसी लिक्विड चीज़ों में मतलब सॉल्वेंट वगैरह में ओर जो हो सॉल्युबल होना चाहिए, तभी जाके इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ओर होगा उस सॉल्वेंट से एक रिएक्ट करेगा, लेकिन इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट नहीं करती है। जैसे कि बॉक्साइट वगैरह होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ये किया जाता है, क्या करते हैं, डिज़ोल्व किया जाता है। तो उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि बॉक्साइट ओर जो होता है दैट कैन डिज़ोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर एल्यूमिनियम ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाता है सोडियम। आपको पढ़ा होगा क्लास 11 में, एल्यूमिनियम इज़ वन एलिमेंट जो एसिड बेस सबसे रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक होता है। तो एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करके NaAlO2 बना देगा, NaOH से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है, ठीक है। और तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी और एल्यूमिनियम सोडियम से कंबाइन करके अलग हो जाएगा। नोबल मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी सोडियम और या पोटेशियम साइनाइड के थ्रू रिएक्ट करवा के सेपरेट किया जाता है इनकी इम्प्योरिटीज़ से, सल्फाइड्स वगैरह और से, ठीक है। क्योंकि सिल्वर जनरली Ag2S फॉर्म में मिलता है, अर्जेंटाइट जिसको आप बोलते हो। तो सल्फाइड को भी कन्वर्ट करना है, तो सल्फ़र को हटाना है, तो क्या करता है, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड को यूज़ करोगे, उसके अंदर सिल्वर ट्रैप हो जाएगा और सल्फाइड सोडियम से कंबाइन करके अलग हो जाता है। तो लीचिंग इज ए प्रोसेस जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी विथ, और रिएक्टिविटी विथ सम काइंड ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि बॉक्साइट को हम सेपरेट लीच किया जाता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो उससे क्या नाम होगा आपका, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, डाइजेशन। ये जनरली 500 केल्विन के आसपास किया जाता है, ये सोडियम वाला और एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, और काफ़ी थोड़ा मॉडरेट प्रेशर भी होता है, जैसे 35-36 बार के आसपास प्रेशर भी लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो इम्प्योरिटी जनरली क्या होता है, सिलिका होता है SiO2, वो बह के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो NaAlO2 मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिला, उसको क्या किया जाता है, उसको ऊपर CO2 गैस पास किया जाता है। CO2 गैस पास करने से क्या हो जाता है, Al जो है Al2O3 के से अलग हो जाता है और सोडियम अपना कार्बोनेट बना के अलग हो जाता है। तो उससे मुझे क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया और सोडियम वापस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने साइनाइड वगैरह यूज करके जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स वगैरह या बहुत कम रिएक्टिव जैसे सिल्वर सल्फाइड वगैरह के साथ कभी रहता है, तो साइनाइड के थ्रू उसको अर्जेंटो साइनाइड वगैरह बना के, या ये औरो साइनाइड मतलब गोल्ड वाला, वो बना के उसको सेपरेट कर लिया जाता है साइनाइड के सॉल्यूशन में डाल के, ठीक है। तो दिस इज़ द केमिकल मेथड। नाउ जो एक बचा जो मैंने आपको बताया ऊपर क्या, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, कहाँ गई ये वाला। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ये भी यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, और ये किया जाता है किसके, ऑयल के प्रेजेंस में। तो ऑयल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दे कैन मतलब वेटेबल होते हैं, वो घुल जाते हैं किस में, ऑयल में, और जो गैंग मतलब इम्प्योरिटी होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप ओर जो होता है उसको पाउडर फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्टर्स एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स ऐड किया जाता है। कलेक्टर्स क्या होते हैं, ऑयल, जो हमने बताया ऑयल और वाटर के हेल्प से सेपरेट किया जाता है, जैसे पाइन ऑयल, जैनथेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ओर्स का जो मेटल्स वगैरह मिनरल्स है उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स जो इस रिएक्शन को मतलब स्टेबल फॉर्म में रखता है। तो इसमें क्या होगा, मिनरल्स पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेट बाई ऑयल्स, लेकिन जो वाटर गैंग होता है वो पानी में डिजोल्व होता है। तो पानी का और ऑयल का क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाता है। अब उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, अपना पाउडर्ड ओर डाल दिया। तो जितना भी वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटी होगा
वो नीचे पानी में जाकर डिजॉल्व हो जाएगा और ऊपर जो ऑयल के से एफिनिटी रखने वाला ओर है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो एक फ्रॉथ, एक झाग टाइप का बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इसका हम बोलते हैं। तो ऑयल और वाटर के चूँकि आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके सेपरेट किया जाता है। ओर जो होता है ऊपर टॉप पे रह जाता है और गैंग पार्टिकल्स नीचे पानी में सेटल हो जाता है। बाद में फ्रॉथ को स्टेबलाइज किया जाता है, वही एनिलीन, क्रिस्टॉल्स, ये सब चीज़ें डाल के, और बाद में फिर उसको सेपरेट कर ले, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब इसमें प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक्टिवेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट वगैरह हुआ। ये जो होता है क्या है, फ्रॉथिंग प्रॉपर्टी को, मतलब ओर के ऊपर रह जाने की प्रॉपर्टी को, सेपरेट होने की प्रॉपर्टी को और बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक। और दूसरा चीज़ होता है डिप्रेसेंट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब सेपरेट करते हैं तो ऑयल और वाटर का जो प्रोपोर्शन है उसको बार बार मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो उसी को ही बोला जाता है डिप्रेसेंट्स। क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जांपल में कि लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड को जब सेपरेट किया जाता है तो सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी एक के फ्रॉथ को बनने देता है। ठीक है, जैसे कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड यूज़ करते हो तो लेड सल्फाइड के फ्रॉथ को बनने देता है, लेकिन जिंक सल्फाइड के फ्रॉथ को बनने नहीं देता है, प्रोपोर्शन को कंट्रोल करके। इसी कारण इसको डिप्रेस करता है, एक को प्रमोट करता है, दूसरे को डिप्रेस करता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स फॉर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एंड दीज आर ऑल द मेथड्स जो हमने पढ़ा, हाइड्रोलिक, फ्रॉथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लीचिंग, ये सब डिफरेंट टाइप के ओर्स को कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स। तो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। उसके बाद हम, अब कंसनट्रेटेड ओर मिल गया मेरा, मैंने इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया, अब उससे हमें निकालना है क्या, मेटल्स निकालना है, क्रूड मेटल्स। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक। ओके, थैंक यू।